हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे पहली बार साइंस की सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस के साथ। दोस्तों, ये लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसे हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। समझते हैं क्या है इसका मीनिंग। स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा एक्टिविटी जिसे करना ही पड़ेगा अगर ज़िंदगी में इस अर्थ पे सरवाइव करना है तो। यानी द एक्टिविटी विच इज़ कंपल्सरी, विच इज़ नेसेसरी टू सरवाइव ऑन दिस अर्थ। मतलब इस दुनिया में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो काम करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, उन तमाम काम को हम एक साथ लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा काम है, आइए उसका लिस्ट निकालते हैं जिसे करना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए। तो ऐसा पहला काम है खाना खाना। स्टूडेंट्स, खाना खाना को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और उस खाया हुआ खाना को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। सिर्फ इनटेकिंग ऑफ फूड को हम लोग न्यूट्रिशन नहीं बोलेंगे। सिर्फ खाना खाना वो तो इंजेशन हो गया। सिर्फ खाना खाना उसे हम कहते हैं इंजेशन। बट यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन मतलब खाना खाना और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, उससे हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। ओके, ये हो गया हम लोग का न्यूट्रिशन। सेकेंड क्या है? लाइफ प्रोसेस। जीवन जीने के लिए सेकेंड क्या करना पड़ेगा? खाना खाने के बाद मुझे सांस भी लेना पड़ेगा, यानी इनटेकिंग ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मुझे रिड्यूस भी करना पड़ेगा, रिलीज भी करना पड़ेगा, यानी मुझे रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। इसमें रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करना, ये रेस्पिरेशन का मीनिंग नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो हम लोग खाना खाया है, वाट एवर फूड वी इनटेक, वो खाना अल्टीमेटली हम लोग के स्टमक के अंदर जाके एंजाइम्स के द्वारा उसे डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना दिया जाता है। ग्लूकोज C6H12O6, ये हम लोग का ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। हम लोग कुछ भी खाए हैं, रोटी खाए, दाल खाए, चावल खाए, सब्जी खाए, मीट खाए, अंडा खाए, कुछ भी खाए, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन होकर हम लोग के स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। और हम सांस ले लिया ऑक्सीजन, तो ये हमारा ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और ये तीन प्रोडक्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग, और वाटर हम लोग बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। और एनर्जी जो है वो हम बॉडी को यूटिलाइज के लिए जरूरत है, फॉर देयर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं। सो जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के कंबाइन में रिएक्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो क्या रहा है? हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं और उसके दौरान कुछ एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो एनर्जी प्रोड्यूस होना पड़ेगा तभी उसको रेस्पिरेशन बोलेंगे, यानी अदरवाइज सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, इसे हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये टॉपिक पे चलते हैं। तो सेकंड काम मुझे क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, जीने के लिए रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, यानी न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन दोनों लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अच्छा ठीक है, हम लोग एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गया, रेस्पिरेशन भी कर लिया। तीसरा क्या काम करना पड़ेगा? तीसरा जो है, जो एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वो एनर्जी बॉडी के सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर एक बॉडी पार्ट्स में वो एनर्जी को पहुंचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है स्टूडेंट्स। सो अब तक हम लोग क्या क्या देख लिए? लाइफ प्रोसेस यानी द प्रोसेस इज द एक्टिविटी विच इज कंपल्सरी, विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ। मतलब इस दुनिया में, इस धरती पे जीने के लिए जो काम करना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, उन तमाम कामों को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। के अंदर क्या क्या अभी तक देख लिया हम लोग? न्यूट्रिशन इज लाइफ प्रोसेस, यस, न्यूट्रिशन इज लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन, यस, एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, वो ब्लड को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, सर से, ब्रेन से लेके पैर, हाथ, पेट, बॉडी का हर एक पार्ट में वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गया। और भी कुछ है क्या जीने के लिए जो जरूरी है? हाँ, हर चीज़ हो गया। आपने खाना भी खा लिया, आपका खाना डाइजेस्ट भी हो चुका है, ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है, हर चीज़ हो रहा है। अगर खाना खाने के बाद जो एनर्जी मिलता है उसमें एनर्जी का कुछ परसेंट हमारा वेस्ट बच जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड। सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल हमने 10 केजी खाना खाया, तो 10 केजी में खाना में 8 to 9 केजी हमारा फूड वो डाइजेस्ट होगा, लेकिन 1 केजी के आसपास ऐसा फूड होगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इस डाइजेस्ट नहीं होने वाला हम लोग फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट। और ये वेस्ट जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज बीमारी हो जाएगा, इंसान का डेथ तक हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसे हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। लास्ट पार्ट हम लोग आ गया एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? हम लोग जो पोटी करते हैं, पोटी हो गया, पेशाब करते हैं, पेशाब हो गया,
स्वेट हो गया, पसीना शरीर के बाहर आता है, इस सारे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो स्टूडेंट अब तक हम लोग क्या क्या देख लिए कि अल्टीमेटली अगर थोड़ा रिवाइज करें तो हम लोग को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है, हम लोग क्या क्या देख लिए। हम लोग को जीवन जीने के लिए 4 चीज़ अभी तक हम लोग देख चुके हैं। वो 4 चीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रिशन आ गया हम लोग का, रेस्पिरेशन आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया और एक्सक्रीशन आ गया। हाँ, अगर कोई पूछे व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, आपको क्या बताना है? लाइफ प्रोसेस मीन्स द एक्टिविटी द प्रोसेस विच इज कंपल्सरी विच इज नेसेसरी टू सर्वाइव ऑन दिस लाइफ। अब इस सर्वाइव ऑन दिस अर्थ, इस धरती पे रहने के लिए जो काम करना ही पड़ेगा उसे बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, जिसके अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रिशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा और एक्सक्रीशन आ जाएगा। इन 4 1 2 3 और 4 इस 4 काम के अलावा आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में सब के सब ऑप्शनल है, ये नेसेसरी पार्ट नहीं है। ये 4 काम छोड़ के आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप शादी कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, ये सारा चीज़ ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी पार्ट नहीं है। यानी शादी करना क्या लाइफ प्रोसेस हो सकता है क्या? सुनने में तो लगता है कि ये कंपल्सरी पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है लाइफ का, लेकिन नहीं, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर माने तो शादी करना मैरिज इज़ नॉट लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि शादी किए बिना भी रहा जा सकता है। ये मैं डायग्राम लगा रखा हूँ। ये है हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, शादी नहीं किए हैं बट बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये हमारे लेट रतन टाटा जिन्हें भी अपनी लाइफ में शादी नहीं की है, लोग अच्छा खासा जीवन जी के हमारे देश को बहुत सारा धन संपत्ति दे के वो इस दुनिया को अलविदा भी कह चुके हैं। सो रतन टाटा हो गए, योगी आदित्यनाथ हो गए और भी बहुत सारे पर्सनालिटी है जो शादी नहीं किए हैं बट वो आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं। यानी शादी करना एक लाइफ प्रोसेस नहीं माना जा सकता। सो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा? न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। ये तो हो गया लाइफ प्रोसेस। आइए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेशन भी हम लोग देख लिया। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी हम लोग खाना खाया, अल्टीमेटली वो सारा खाना हम लोग के बॉडी के अंदर जाके ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज, अच्छा ये घटना कहाँ होता है? ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के अंदर कंबाइन कहाँ होता है? ये बॉडी के सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स के लिए। सो द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इनसाइड द सेल टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी बनाना, ये हो गया रेस्पिरेशन। हम लोग इसे भी देख लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक, एक होते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो को ये टेम्पो वाला ऑटो नहीं, ऑटो मतलब सेल्फ। एंड ऑटोट्रोफ्स मतलब ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड होना, खाना खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। सो ऑटोट्रोपिक मतलब द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, लिखा हुआ है बढ़िया से, द ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उससे बोलते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और जो अपने खाना के लिए दूसरे अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स ऑटोट्रोपिक मतलब ये भी 2 टाइप का होते हैं, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ। एक होता है फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, एक होता है यहाँ पे केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो मतलब द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाए उससे हम लोग बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गया, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर बोले तो हम लोग का हो गया ग्रीन प्लांट्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। लेकिन केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब केमो का मतलब होता है केमिकल। केमो का मतलब होता है यहाँ पे केमिकल, मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हो लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं, कुछ केमिकल्स के मदद से अपना खाना खुद बनाता हो, उसे बोलते हैं केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा यहाँ पे हम लोग का सम बैक्टीरिया। अगर उस बैक्टीरिया का नाम भी आप जानना चाहें तो उसका नाम होगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये कॉमन एग्जाम्पल है जो अपना खाना खुद बनाते हैं बट केमिकल के प्रेजेंस में। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए केमिकल के प्रेजेंस में उसे बोलते हैं केमोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए सनलाइट के प्रेजेंस में उसे बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स।
तो ऑटोट्रोफ्स का एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन प्लांट्स। आइए हम लोग ऑटोट्रोपिक भी देख लिए, अब देखते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मतलब जो अपना खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसे हम लोग हेटरोट्रोपिक बोलते हैं। इसका भी दो टाइप्स होता है स्टूडेंट्स, इसका भी दो टाइप्स होता है, सॉरी 3 टाइप्स होता है इसका। एक होता है यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड होगा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड होगा यहाँ पर सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ये नंबरिंग थोड़ा यहाँ रिवर्स हो चुका है, हम वन बाई वन यहाँ पढ़ते हैं, 1 2 और 3। होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल, होलोजोइक का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को इंटेक करे और अपना बॉडी के अंदर इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक करे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल फूड सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कैसे कन्वर्ट होगा? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग के बॉडी के अंदर कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जिसे हम लोग एंजाइम्स बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक्स में। जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता हो अपने बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका सबसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टूडेंट्स एमीबा। सेकेंड एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग खुद, ह्यूमन बींग, एमीबा। दीज आर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को खाना और अपने बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करना, सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ओके, सेप्टोट्रोपिक इसका उल्टा है। सेप्टोट्रोपिक मतलब दोज ऑर्गेनिज्म इन विच complex food is break down into simple food not inside the body but outside the body। जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं बॉडी के बाहर, और कॉम्प्लेक्स फूड में कन्वर्ट करने के बाद उसे इंटेक करते हैं, सिंपल फूड को खाते हैं, ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका होता है शरीर के बाहर, उस टाइप को ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्टोट्रॉप्स, और दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बॉडी के बाहर ही कन्वर्ट कर लेते हैं और कन्वर्ट होने के बाद उसे खाते हैं, सिंपल फूड में कन्वर्ट होने के बाद खाते हैं, उसे बोलते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल अगर बोले तो एग्जाम्पल क्या जाएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आएगा सबसे बेस्ट इसका, अगर एग्जाम्पल बोले तो हम लोग आ जाएगा फंगी आ जाएगा, इसके अंदर आएगा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ईस्ट हो गया आपका, इनफैक्ट आपका मशरूम भी आप लिख सकते हैं, मशरूम। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्टोफाइटिक और सेप्टोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म विच फीड डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो मरा और सड़ा हुआ चीज़ खाता है, ऑलरेडी सड़ा हुआ चीज़ ऑलरेडी सिंपल फूड में कन्वर्ट हो चुका होता है, उसको खाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इससे आजकल एग्जाम्पल ज़्यादा आता है, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, एक्सेट्रा हो गया। अच्छा, थर्ड आता है हम लोग का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, पैरासाइटिक मतलब क्या, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होस्ट कर लेते हैं, यानी जो ऑर्गेनिज्म दूसरे बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं और वहाँ से क्या सक करते हैं, वहाँ से ब्लड सक करते हैं, वहाँ से ब्लड टान के खाते हैं, ब्लड खाते हैं विदाउट किलिंग देम। ये वर्ड आपको डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, विदाउट किलिंग देम। जो ऑर्गेनिज्म दूसरे की ऑर्गेनिज्म के बॉडी से ब्लड टानते हैं उसे बिना मारे हुए, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, एंड दिस न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो बेस्ट एग्जांपल आपका होगा यहाँ पे मॉस्किटो, सेकंड एग्जांपल होगा लीच, जो सर के जो जुए होते हैं, और टैपवर्म हो गया, यानी कि लीच हो गया। ये सारे बॉडी के ऊपर आके और हम लोग के बॉडी के ब्लड टानते हैं, ब्लड खाते हैं हम लोग का बॉडी से विदाउट किलिंग देम। दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता होगा। हार्बीवोर्स मतलब द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन ओनली प्लांट, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जिसके एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे काऊ हो जाएगा, यहाँ पे आपका डियर हो जाएगा, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाते, एनिमल नहीं खाते, उससे बोलते हैं हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स यानी द ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम ओनली मीट, जो सिर्फ मीट खाते हैं, जो फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन हो गया, यहाँ पर लायन हो गया, कैट हो गया, कैट तो खैर ओमनिवोर्स में आ जाएगा, जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का ओमनिवोर्स मतलब जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा हम खुद हैं, ह्यूमन बींग। प्लांट मिले तो प्लांट खा गए, एनिमल मिले तो एनिमल खा गए।
ओके, सेकेंड एग्जाम्पल होगा कैट, कैट भी दोनों खाती है। फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल डॉग, डॉग भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों प्रोडक्ट्स खाती हैं। सी हो गया हम लोग का ओमनीवर्स। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सेप्रोट्रोप। सेप्रोट्रोप का एग्जाम्पल ले चुका था हम लोग, मशरूम और एक ईस्ट, मशरूम ईस्ट बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग आप पहले डिस्कस किए थे कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ना, ऑटोट्रोपिक में दो टाइप होता है, एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है केमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रोपिक मतलब दोज ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए सनलाइट जरूरी है। दोज ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटो ऑटोट्रोपिक में जो हो रही है अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। फोटो दोस्तों होता क्या है फोटोसिंथेसिस वो समझते हैं आज के डेट में। सो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है जब एक ग्रीन प्लांट, जब कौन सा प्लांट? ग्रीन प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन होकर, कार्बन डाइऑक्साइड मिला कहाँ उसको? मिला कहाँ? एटमॉस्फेयर से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स रिलीज करते हैं, वो प्लांट कंज्यूम करते हैं एटमॉस्फेयर। अच्छा, वाटर प्लांट्स को मिला कहाँ? वाटर मिला रूट से मिला, रूट से मिला। रूट से वाटर लेके कौन गया? एक टिश्यू होता है प्लांट्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू लेके गया। ओके, वाटर मिल गया और दिन के टाइम में सनलाइट तो प्रेजेंट होता है, सनलाइट से इसको सनलाइट मिल गया। और एक और चीज़ यहाँ पे होना चाहिए था, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट्स के लीव्स में होते हैं, प्लांट के सरफेस ऑफ द लीफ में होते हैं ग्रीन प्लांट्स। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में जब सनलाइट और क्लोरोफिल जब मौजूद होगा उस वक्त, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। एग्जाम में आएगा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या क्या होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या क्या मिलता है, तो ये आपको देख सकते हैं ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है और मुझे क्या मिलता है यहाँ पर? वाटर मिलता है। तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आएगा कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल। ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। व्हाट आर द रॉ मटेरियल, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको लिखना होगा रॉ मटेरियल में आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं, आप वाटर लिख सकते हैं, आप सनलाइट लिख सकते हैं, आप सनलाइट लिख सकते हैं, ए पार्ट ऑफ दैट आप क्लोरोफिल भी लिख सकते हैं। दीज आर द 1, 2, 3 and 4. These are the 4 raw material which is necessary, which is required as a raw material for the photosynthesis. इतना आपको जानना पड़ेगा। ओके, ए पार्ट ऑफ दैट एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इवेंट्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस के वक्त तीन इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर वन आप यहाँ पे देख लें, इवेंट नंबर 1 आप देख लें यहाँ पे। इवेंट नंबर 1 क्या है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है, सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है उसे क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसे क्लोरोफिल क्या करेगा? यहाँ पर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, सनलाइट से जो लाइट एनर्जी आ रहा है उसे क्लोरोफिल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जिस तरह हम लोग स्ट्रीट लाइट पे सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से लाइट जलता है। तो उसी तरह ग्रीन प्लांट्स के ऊपर सरफेस में जो होता है ना क्लोरोफिल, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये हो गया इवेंट नंबर 1, याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। स्टेप नंबर 2, क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा? उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उस लाइट एनर्जी को क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। और इतना ही नहीं, जो वाटर था ना, वाटर को तोड़ देगा, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, वाटर को तोड़ देगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको हम लोग यहाँ से अच्छे से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वाटर टूटेगा कैसे? वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा कैसे? उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, वाटर है, जब वाटर टूटेगा तो ये H2+ क्या बनेगा? O2 बनेगा। क्यों? बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। इसको थोड़ा स्पेस में क्रिएट करता हूँ ताकि मैं बेस्ट तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। मुझे थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है यहाँ पे। अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे ब्रेक होगा। ये जो रहा वाटर ना, ये वाटर टूटेगा,
ये वाटर टूट के क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा, है ना। ओके, तो यही सेकेंड इवेंट में लिखा गया। सेकेंड इवेंट क्या था हम लोग का, आइए एक बार और पढ़ते हैं। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, थर्ड इवेंट क्या था हम लोग का, द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, ये वाटर तो टूट के क्या बन गया, हाइड्रोजन और क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। ये ऑक्सीजन आपको यहाँ आपको दिख जाएगा प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, जो ये हाइड्रोजन बना, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और देखिए हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा ग्लूकोज के अंदर। हाँ, तो यही है कॉन्सेप्ट। जो वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन तो सीधा चला गया प्रोडक्ट के अंदर, और जो हाइड्रोजन जो बचा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। यही तो दिख रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज में भी मुझे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ही दिख रहा है। हाँ, तो ये हाइड्रोजन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा तब क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज भी तो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। तो ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होगा और ग्लूकोज बनाएगा। और एक चीज़, हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होना, हम लोग सीखा था चैप्टर 1 के अंदर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक कंसेप्ट सीखा था। तो जब भी हाइड्रोजन किसी के साथ ऐड होता है ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, वहाँ हम पढ़े थे। जो रिडक्शन क्या होता है, जब भी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो रिडक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन को रिमूव करने पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है रिडक्शन, ये जो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो आप वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये वर्ड जो लिखा हुआ है रिडक्शन, ये रिडक्शन क्यों वर्ड लिखा हुआ है, रिडक्शन वर्ड लिखने का मेन कारण यही था कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो व्हाट आर द 3 इवेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या लिखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी and splitting of water into hydrogen and oxygen, because water is made up of hydrogen and oxygen। और जब ये एक बार वाटर टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया तो ये ऑक्सीजन तो चला गया प्रोडक्ट में, और ये हाइड्रोजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, मुझे ग्लूकोज बना दिया। इसे लिखा गया है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द 3 इवेंट्स ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, जे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। तो सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स, ये एस्टोमेटा होता क्या है, ये क्या होता है एस्टोमेटा। इट इज ए टाइनी पोर्स, सबसे पहले इट इज ए टाइनी पोर्स, मतलब एक छोटा छोटा माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है जो प्लांट्स के लीफ के सरफेस पे होता है। स्मॉल टाइनी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एस्टोमेटा। व्हाट इज एस्टोमेटा, वंस अगेन, इट इज द माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एस्टोमेटा। ओके, एस्टोमेटा बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, होता क्या है। इसको हम लोग सीखा था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सा गैस लेते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, और कौन सा गैस बाहर रिलीज कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। और ये प्लांट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, जैसे ह्यूमन बींग इंटेक करते हैं, एनिमल इंटेक करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ये एक्सचेंज होता कैसे, ये ऑक्सीजन इसी एस्टोमेटा के थ्रू होता है स्टूडेंट, इसी एस्टोमेटा के थ्रू होता है। अब देखिए, तो एस्टोमेटा का पहला फंक्शन तो मुझे सीख लिया मैंने ना, अगर एग्जाम में आएगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन नंबर 1 लिखेंगे हम लोग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज करना। कौन कौन सा गैस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज करना, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है इसके साथ, एस्टोमेटा के साथ। और एक चीज़, जब प्लांट्स के बॉडी के अंदर एक्सेस, ज़रूरत से ज़्यादा वाटर स्टोर हो तो एक्सेस वाटर लॉस होना। मान लीजिए ये रहा एक लीव्स, मैं डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा लीव्स, अगर इस लीव्स के अंदर, इस प्लांट्स के अंदर बहुत सारा एक्सेस पानी है, तो ये पानी जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में सुबह आपको मॉर्निंग के टाइम में आप देखते होंगे प्लांट्स के लीफ में स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो प्लांट के बॉडी के बाहर जो निकलता है ना, एक्सेस वाटर का प्लांट का बॉडी के बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स, को अच्छा एक वर्ड है ट्रांसपीरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। सो
व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, स्टोमेटा का 2 फंक्शन लिख के आना है आपको एग्जाम पेपर के अंदर। फंक्शन नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लांट का लिप से ऑक्सीजन का बाहर निकलना और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है स्टोमेटा के थ्रू। सेकेंड फंक्शन क्या लिखोगे, ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट मतलब क्या, ये एक एक वर्ड को मैं डील कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक एक वर्ड को मैं डिकोड कर रहा हूँ। एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट का मतलब क्या होता है, एरियल पार्ट का मतलब प्लांट्स का ऐसा पार्ट, तो ये रहा प्लांट ना, प्लांट ये रहा प्लांट। सो प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर हो, प्लांट्स का सब रूट, रूट को हम लोग एरियल पार्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि रूट जो है वो ग्राउंड के नीचे होता है। प्लांट्स का जो पार्ट जैसे स्टेम हो गया, ब्रांच हो गया, लीव्स हो गया, ये सब ग्राउंड के ऊपर होता है। तो जो प्लांट्स का जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है उसे हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो प्लांट्स के एरियल पार्ट से एक्सेस पानी का लॉस हो जाना उसे हम बोलते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैस ये दोनों प्रोसेस किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा का थ्रू होता है। तो स्टोमेटा का फंक्शन हो गया मानो आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, अब हम सीखते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा को देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो अगर एग्जाम में आएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल बाई और रेगुलेटेड बाई, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, गार्ड सेल। गार्ड सेल ही कब स्टोमेटा क्लोज होगा, कब स्टोमेटा ओपन होगा, इसको कौन देख रेख करता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, मॉनिटर कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, तो आंसर होगा हम लोग का गार्ड सेल। ओके, अब देखिए जब प्लांट्स के अंदर बहुत सारा पानी है, पानी एंटर हो गया, प्लांट्स के अंदर बहुत सारा पानी घुस गया, उसका प्लांट्स के अंदर बहुत सारा पानी अंदर चला गया, तो स्टोमेटा जो स्वेल होगा और स्टोमेटा आपको ओपन हो जाएगा। याद रखना ये ओपनिंग। तो ओपनिंग कब होता है, जब प्लांट्स के अंदर बहुत सारा पानी प्रेजेंट हो, वाटर जब एंट्री होता है, वाटर का जब क्या होता है, एंट्री होता है। जब प्लांट्स के अंदर वाटर का, स्टोमेटा के अंदर वाटर का एंट्री होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और जब वाटर स्टोमेटा से बाहर निकल जाएगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होने का मतलब होता है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होना मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा आपका। सो स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होता है, तो आंसर आपको क्या देना है, जब प्लांट्स के बॉडी के अंदर वाटर एंटर होगा तो स्टोमेटा स्वेलिंग होने के बाद वो ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा। इस तरह ये वाला डायग्राम खुल जाएगा। जब प्लांट्स के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, बैलून के अंदर अगर हम लोग हवा डाल दें तो बैलून फूल जाता है, और हवा निकल तो बैलून पिचक जाता है। सिमिलरली प्लांट्स के स्टोमेटा के अंदर वाटर चला जाएगा तो वो इस तरह फैल जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा, फूल जाएगा और खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। सिमिलरली स्टोमेटा से जब पानी बाहर निकल जाएगा तो वो चिपक जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ओके, तो और एक और चीज़ एमसीक्यू में आता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कौन रेगुलेट करता है, तो आंसर होगा गार्ड सेल। और जो दिख रहा है ड्रॉपलेट दिख रहा है, ड्रॉपलेट ना 1 3 4 5 ये दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं आपका ये ग्रीन पिगमेंट है बेसिकली, इसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, इसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ओके, एंड इस बाहर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। उसका फंक्शन भी हम लोग देख लिया। और प्लांट स्टोमेटा कब खुलता है, कब ओपन होता है, जब उसके अंदर वाटर एंटर होता है। कब बाहर स्टोमेटा कब श्रिंक हो जाता है, कब बंद हो जाता है, जब पानी बाहर निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट आइए एक एमसीक्यू भी करते हैं। एमसीक्यू हम लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। द स्टोमेटा क्लोज व्हेन, स्टोमेटा कब क्लोज होता है, अब देखिए इट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब स्टोमेटा क्लोज होता है। नो, तब तो ओपन होगा ना, क्लोज क्यों होगा। तो ये हम लोग का रोमन नंबर 1 जो है, ये इसको देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वाला हम लोग का यहाँ पर मिस्टेक हो जाएगा, सेकेंड देखते हैं हम लोग। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा हम लोग को। जब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, तब वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो रोमन नंबर 2 तो एकदम बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है मुझे। 3 नंबर आ जाइए, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल। हाँ, जब पानी बाहर निकलेगा तो हम थोड़ा पहले क्या बोला था, जब स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाएगा तो वो क्लोज हो जाएगा। तो 3 नंबर भी करेक्ट दिख रहा है। 4 नंबर, 4th नंबर, वाटर फ्लोस इनटू, नहीं गलत। जब पानी अंदर जाएगा तो वो ओपन होगा ना, क्लोज क्यों होगा। तो रोमन नंबर मुझे 2 और रोमन नंबर 3 करेक्ट दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे, रिमेनिंग पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।